प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 3 के अध्याय 6 बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक नामक पाठ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले एमसीक्यू से। तो देखिए हमारा पहला एमसीक्यू है, भारतीय कपड़े और विश्व बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए भारतीय कपड़ों को विश्व बाजार में उपलब्ध कपड़ों से कंपटीशन करना पड़ता था, जिसकी हालत इस प्रकार थी। उसके बारे में पहला कथन है, 18वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में भारतीय कपड़े की इतनी अधिक मांग होती थी कि खुद इंग्लैंड की महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने हुए परिधान यानी ड्रेसेस पहनती थी। बिल्कुल सही, पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन है, ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊन तथा रेशम निर्माताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था। बिल्कुल सही। अब आपकी यूरोप में, इंग्लैंड में ही हमारे भारतीय कपड़ों की इतनी ज़्यादा मांग होती थी, इस वजह से जहाँ वो ब्रिटिश के थे, ब्रिटिशर्स के जो ऊन और रेशम निर्माता थे वे क्या कर पा रहे थे, वे अपना कपड़ा नहीं बेच पा रहे थे। इस वजह से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। अब यह अधिनियम कब पारित किया था? 1720 में। याद रखिएगा, कैलिको अधिनियम 1720 में आया। अब देखिए पहला और दूसरा सही है। अब तीसरा कथन है, भारत में संयुक्त प्रांत स्थित लखनऊ भंडारण सैनिक के लिए कपड़ों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। तो तीसरा कथन गलत है। क्यों? क्योंकि भारत में संयुक्त प्रांत में नहीं बल्कि गुजरात और राजस्थान में बंडाना शैली के कपड़ों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, इस वजह से तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन ए सही होगा, केवल 1 और 2 याद रखिएगा। और ये संयुक्त प्रांत से क्या तात्पर्य है? तो संयुक्त प्रांत आपको पता है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को मिलाकर संयुक्त प्रांत कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ब्रिटिश में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजारों में ब्रिटिश उद्योग में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। अब देखिए हमारे कपड़े तो बनकर जाते ही थे, लेकिन ब्रिटेन में जब सूती कपड़ा उद्योग बन गए, उनका विकास होने लगा, तो उनके बनाए कपड़ों से तो हमारे कपड़ों का कंपटीशन तो होना ही है। इस वजह से आपका पहला कथन बिल्कुल सही है। अब दूसरा कथन है, 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए। क्यों थोप दिए? जिससे उनके उद्योगों की मांग जो है बढ़े, उनके कपड़े सस्ते हो जाए। हमारे में ज़्यादा सीमा शुल्क लगेगा तो हमारे कपड़े महंगे होंगे। पहला और दूसरा सही है। अब देखिए तीसरा कथन है, 19वीं सदी के अंत में दक्षिण भारत के सोलापुर और पश्चिमी भारत का मदुरा बुनकरी के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो देखिए आपका तीसरा कथन केवल इतना सही है कि जो आपका मदुरा है और सोलापुर है, मदुरा और सोलापुर ये बुनकरी के महत्वपूर्ण केंद्र थे। बिल्कुल सही है इतनी बात। लेकिन बात ये गलत है तीसरे कथन में कि दक्षिण भारत में सोलापुर नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत में मदुरा है और पश्चिमी भारत में सोलापुर है, ना कि मदुरा। ठीक है, तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत में मदुरा है और पश्चिमी भारत में सोलापुर है। ठीक है, और ये दोनों महत्वपूर्ण केंद्र थे बुनकरी के। तो आपका तीसरा कथन गलत हो जाता है इस छोटी सी बात के लिए। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो गया। अब चौथा है, 1931 में चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में जगह दी गई थी, जिससे खादी को बल मिला। बिल्कुल सही। आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी के आश्रय में, किसके आश्रय में? महात्मा गांधी जी के आश्रय में खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया और चरखा भारत की पहचान बन गया, जिस कारण 1931 में चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई थी। इस प्रकार आपके कौन कौन से कथन सही हैं? आपका पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा छोटी सी बात के लिए गलत है। आपसे पूछ रहा है कौन से कथन सही है, तो आप बताएंगे ऑप्शन सी सही होगा, केवल 1, 2 और 4 सही है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए एमसीक्यू नंबर तीसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी। बिल्कुल सही। दूसरा है, भारत में लौह एवं इस्पात में औद्योगिक विस्तार प्रथम विश्व युद्ध के समय शुरू हुआ। बिल्कुल सही। तीसरा है, टीपू सुल्तान की तलवार में खास विशेषता वाली बुट स्टील का प्रयोग हुआ था। बिल्कुल सही। आपके तीनों कथन सही है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 और 3। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ था कि भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी। क्यों? क्योंकि उस समय सैनिकों के लिए कपड़े उत्पादन की बहुत आवश्यकता थी, जिसके लिए हमारे भारतीय उद्योगों को ऑर्डर दिया गया। ठीक है। अब दूसरा है, भारत में लौह एवं इस्पात में औद्योगिक विस्तार प्रथम विश्व युद्ध के समय शुरू हुआ। अब उस समय गोला बारूद के लिए, ठीक है, तोपें बनाने के लिए बहुत सारे लोहे और औजार बनाने के लिए, शस्त्र बनाने के लिए बहुत सारे लोहे की आवश्यकता हुई, जिस वजह से भारत में लौह इस्पात का क्या हुआ? विस्तार शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध के समय।
ठीक है, इस प्रकार ये सही है। अब तीसरा जो है कथन कि टीपू सुल्तान की तलवार में खास विशेषता थी। क्या खास विशेषता थी? कि टीपू सुल्तान की तलवार लोहे के कवच को भी काट सकती थी। अब ये विशेषता कैसे आई थी? तो ये आई थी वुड स्टील में। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की बहुत अधिक मात्रा होती थी, जिससे यह खास विशेषता टीपू सुल्तान की तलवार में आई थी। आपके तीनों कथन सही है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 और 3। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी? तो आपको पता है बम्बई में 1854 में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 5 है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक सूरत था। कौन था? सूरत बंदरगाह जो था सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। कहाँ? पश्चिमी तट पर हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार में। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज, जो डच व्यापारी थे और ब्रिटिश व्यापारी थे, वे अपने जहाज 7वीं सदी की शुरुआत में यहीं लाकर खड़े करते थे और तब यह जो था आपका सूरत बंदरगाह बहुत ऊंचे में जा रहा था, ऊंचाई पर जा रहा था, उसका विकास हो रहा था। ठीक है, और इसका पतन कब हुआ? तो 18वीं सदी में इस बंदरगाह का पतन होने लगा। कब? याद रखिएगा, 18वीं सदी में। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 6 है, भारत में लौह इस्पात कारखानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, भिलाई स्टील संयंत्र के लिए अयस्क की आपूर्ति का स्रोत ढूंढने में बंगाल के तांती समुदाय के लोगों ने सहायता की थी। तो आपका पहला कथन ही गलत है, क्योंकि भिलाई स्टील संयंत्र जो स्थापित किया गया था उसमें लोहे की आपूर्ति के लिए स्रोत ढूंढने में बंगाल के तांती समुदाय के लोगों ने नहीं, बल्कि अगरिया समुदाय के लोगों ने सहायता की थी। किसके? अगरिया समुदाय के लोगों ने। ये जो तांती समुदाय है ये क्या करता था? ये सूत काटने का काम करता था, ना कि लोहे वोहे ढूंढने का। ठीक है, याद रखिएगा किसने किया? अगरिया समुदाय के लोगों ने। तो ये बोला है तांती समुदाय, इसलिए गलत है पहला। अब दूसरा है, टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना सुवर्णरेखा नदी के तट पर की गई थी। कहाँ की गई थी? जमशेदपुर में। कब की गई थी? तो 1912 में। याद रखिएगा, जमशेदपुर में और 1912 में। आइए तो देखिए आपका पहला जो है गलत है, दूसरा जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिए सुवर्णरेखा नदी के तट पर जमशेदपुर में और 1912 में। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है आपका? केवल 2 सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 2 सही है, पहला गलत है। तो केवल 2 सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है? तो देखिए मसलिन, मसलिन मतलब मलमल। मलमल किसे कहा जाता था? बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन या मलमल कहा जाता था। बिल्कुल सही। दूसरा है कैलिको। कैलिको मतलब सूती कपड़े, तो सभी तरह के सूती कपड़ों को कैलिको कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए पहला और दूसरा सही है। अब तीसरा है सिंट्ज। सिंट्ज का मतलब होता है छीट। सेंट जी की स्पेलिंग आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, छापेदार कपड़े जिनमें रंगीन फूल पत्तियां बनाई जाती थी उन्हें ही सिंट कहा जाता था, यानी छीट वाले कपड़े कहा जाता था। सिंट जी की स्पेलिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 और 3। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 8 है, वाष्प इंजन का आविष्कार कब और कहाँ किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए वाष्प इंजन का आविष्कार 1786 में रिचर्ड आर्कराइट द्वारा इंग्लैंड में किया गया था। याद रखिएगा, वाष्प इंजन का आविष्कार 1786 में रिचर्ड आर्कराइट द्वारा इंग्लैंड में किया गया था। कब, कहाँ और किसके द्वारा? याद रखिएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 9 है, बुनकरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बुनकरों के संबंध में कि बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले, कैकोलार तथा देवांग समुदाय के लोग बुनकरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। आपका पहला कथन बिल्कुल सही है। आप याद रख सकते हैं कि बुनकरी के लिए कौन कौन प्रसिद्ध थे। याद रखिएगा, बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकोलार, देवांग समुदाय, ये सभी बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। और जगह कौन कौन सी प्रसिद्ध थी? तो दक्षिण भारत में मदुरा और पश्चिमी भारत में सोलार। ठीक है, इस प्रकार आपका पहला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरा कथन है, सूत काटना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था, यह काम अधिकांशतः महिलाओं की जिम्मे रहा करता था। बिल्कुल सही। आपके पहला दूसरा दोनों कथन सही है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारे तो दोनों कथन सही हैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन डी सही होगा। ना तो 1 ना ही 2, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा।
आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 10 है, भारतीय कपड़े के पतन के संदर्भ में। देखिए अब जब भारतीय कपड़ों का पतन हुआ तो उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय कपड़े को यूरोप में और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। बिल्कुल सही। जब ब्रिटिश उद्योगों का क्या होने लगा, विस्तार होने लगा, ब्रिटिश सरकार ने भी उसे बढ़ावा दिया। 1720 में कैलिको नियम लाया गया जिसकी वजह से उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया और हमारे कपड़ों पर क्या अधिक शुल्क थोप दिए गए, जिस वजह से भारतीय कपड़े का पतन शुरू हो गया। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। देखिए जो बात मैंने बताई वो दूसरे कथन में ही लिखी हुई है। तो आपका पहला दूसरा दोनों कथन सही है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ना तो एक ना ही दो, दोनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है, सभी कथन सही है। ठीक है, इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ना तो एक ना ही दो, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, सभी कथन सही है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अंतिम एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा अंतिम एमसीक्यू है, चरखा भारत की पहचान कब बना और कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में चरखे को जगह दी गई। तो देखिए यह सब हुआ 1931 में। कैसे हुआ, तो महात्मा गांधी के आश्रय में। किसके आश्रय में, महात्मा गांधी के आश्रय में खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बना, चरखा भारत की पहचान बन गया, जिस कारण अब जब चरखा भारत की पहचान बन गया इसी वजह से 1931 में, कब 1931 में चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच वाली पट्टी में जगह मिल गई। Thank you for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss the notification of our any new video. Thank you for watching. Success for the one.